हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत इकाई 6 झांसी का काव्य वीएमओयू के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। तो उसी कड़ी में शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न था, पद्मावती का चरित्र चित्रण पृथ्वीराज रासो के आधार पर कीजिए। तो हमने यहाँ तक उसका अध्ययन कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। विदुषी नायिका। ऊपर के पद्य में कवि ने पद्मिनी के सभी गुण गिनवाए हैं। शुक ने भी उसके अप्रतिम और अनित्य रूप को देखकर उसे पद्मिनी नायिका घोषित करता है। केवल सुंदर होने से कोई नायिका पद्मिनी नायिका नहीं हो सकती, उसमें सामुद्रिक लक्षण होना भी जरूरी है। इसलिए कवि ने उसके बारे में लिखा है, सामुद्रिक लक्षण सकल 64 कला सुजान, जानी चतुर्दश अंगपट रति बसंत परमान। कवि उसे पद्मिनी नायिका सिद्ध करने के लिए यह स्पष्ट करता है कि उसके शरीर से कमल की सुगंध उत्पन्न होती है। हंस की गति के समान वह मंद मंद गति से चलती है। भ्रमर उस पर मंडराते हैं और उसके शरीर से सुगंध फूट फूट पड़ती है। इसलिए एक पद्य गंगा नायिका है। कवि लिखता भी है, कमल गंध वयसंद, हंस गति चलत मंद मंद। भ्रमर भवहि भुल्लाहि सुभाव मरकंद बासरस। मुग्धा नायिका। अवस्था की दृष्टि से पद्मावती को एक मुग्धा नायिका कहा जा सकता है। वह अभी वयः संधि की अवस्था में है। इसका मतलब यह है कि अभी तक उसका बचपन पूरी तरह से गया नहीं। यौवन चोर दरवाजे से उसमें प्रवेश कर रहा है। जब वह तोते को देखती है तो उसे पकड़कर सोने के पिंजरे में बंद कर देती है और अपना सारा समय उसी के साथ बिताने लगती है। वह अपना खेल कूद भूलकर तोते को राम नाम सिखाने में लगी रहती है। भावुक व्यक्तित्व। जब पद्मावती शुक के साथ रम जाती है तब शुक उसके सम्मुख पृथ्वीराज के रूप, उसकी वीरता, प्रताप तथा शौर्य का वर्णन करता है। शुक उसे कहता है कि राजा सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज ऐसा लगता है मानो स्वयं कामदेव ने उसके रूप में अवतार लिया हो। वह सूर्य के समान तेजस्वी और कामदेव के समान सुंदर है। शुक के मुख से पृथ्वीराज के बल और वैभव के रूप सौंदर्य की बातें सुनकर वह उस पर आसक्त हो जाती। विरहिणी नायिका। पद्मावती का विरहिणी रूप हमारे सामने उस समय उभर कर आता है जब कुमोदमणि के साथ उसकी सगाई हो जाती है और बारात आने का उसे समाचार मिल जाता है। पत्र लेकर शुक दिल्ली चल गया। उधर नगर से बाहर बारात पहुंच चुकी थी। उधर पद्मावती दुख में डूबी हुई शुक के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। मैले कपड़े पहने रोती हुई झरोखे में बैठी वह एक टक दृष्टि बांधे दिल्ली की ओर से आने वाले मार्ग को देख रही थी। कवि उसकी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए लिखता है, विलसी अवसा कुंवर बरन मनोराहु छाया सुरत, जनशती गायशी पल पल पलंकी, दिशित पंथ दिल्ली सपति। आदर्श प्रेमिका। पद्मावती एक क्षत्रिय की बेटी है। पृथ्वीराज के प्रति उसका प्रेम एकनिष्ठ है। संकट की घड़ी में वह बुद्धि और साहस दोनों का प्रयोग करती है। जब वह देखती है कि कुमोदमणि से उसका विवाह होने जा रहा है तो वह शुक को पत्र देकर उसे तत्काल दिल्ली भेज देती है।
यही नहीं, वह पत्र में यह भी लिख देती है कि किस तिथि को उसका विवाह हो रहा है। वह पृथ्वीराज को आग्रह करती है कि उसी तिथि को यह मंदिर में आकर उसका हरण कर ले। यह सारी योजना वह स्वयं बनाती है। इससे पता चलता है कि वह एक साहसी है और पृथ्वीराज के प्रति उसका एकनिष्ठ प्रेम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पद्मावती एक महाकाव्योचित नायिका है। उसमें पद्मिनी नायिका के सभी गुण विद्यमान हैं। वह केवल सुनकर अनुपम सुंदरी ही नहीं वह केवल अनुपम सुंदरी ही नहीं विदुषी भी है। एक क्षत्रिय कन्या होने के कारण संकट की घड़ी में वह असहाय होकर रोती नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस का परिचय देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। निश्चय ही पद्मावती एक वीरांगना युवती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याख्या कीजिए। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनो फुलवारी सबे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रस बेली। कोई सुगुलाल सुदरसन राती, कोई सो बकावरी बकुचन भाती। कोई सु माला सिरी पुह पावती, कोई सुजाही जूही सेवती। कोई सोन सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेसर। कोई कुजा सदवर्ग चमेली, कोई कदम सूरस रस बेली। दोहा चली सबे मालती संग, फूली कवल कुमोद। बेधी रहे गण गंधर्व, बास परम दामोद। संदर्भ उपयुक्त पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी विरचित महाकाव्य पद्मावत के मानसरोवर खंड से अवतरित है। उपयुक्त प्रसंग। उपयुक्त पद में कवि ने पद्मावती की सखियों को पुष्प वाटिका के रूप में चित्रित किया है। व्याख्या। पूर्णिमा के पर्व में पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने के लिए गई। उसने अपनी सभी सखियों को बुलाया। वे सब आई तो रंग बिरंगे वस्त्रों में सजी होने से ऐसी लगती थी मानो उसके रूप में पुष्प वाटिका ही विकसित हो गई हो। उसमें कोई चंपा, कोई कुंद, कोई सुंदर केतकी, कोई गुलाब, कोई सुदर्शन के समान मनोरम, कोई गुलाब बकवाली गुच्छे के समान सी हंसती हुई थी। अन्य सखियों में मोल, श्री कोई पुष्पावती, कोई जाही, कोई जूही, कोई नागकेसर, कोई कुजा, कोई हजारा, कोई चमेली, कोई कदम्ब के पुष्पों की भांति रस सिक्त थी। कमल और कुमुदिनी के समान विकसित समस्त सखियां मालती के साथ साथ चली। उनकी आनंददायक सुगंध से गंधर्व गण भी मुग्ध होकर रह गए। नारियों के शरीर से पुष्पों की सुगंध निकल रही थी। सखियों के संदर्भ में सुगंध का प्रयोग बड़ा ही सार्थक हुआ। उत्प्रेक्षा, रूपक व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। थैंक यू गाइस।